हेलो गाइस, तो फिर बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। क्या हो रहा है बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में, इसके बारे में। बट सबसे पहले गाइस, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और नए आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी के अभी। तो एनीवेज गाइस, अगर फर्स्ट अपडेट की बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे नेक्सिला के बारे में, यानी कि रूबियल मॉस्केरा के बारे में। और अभी ये है 8 वीक्स आउट। यस गाइस, देखो कुछ टाइम पहले ही हम बोल रहे थे 16 वीक्स आउट, 14 वीक्स आउट, अब देखो 8 वीक्स आउट। दुबई प्रो में सिर्फ 8 वीक्स रह गए। टाइम कितनी स्पीड से भाग रहा हो। इसी तरीके से मिस्टर ओलंपिया भी कब आके खड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। एनीवेज गाइस, 8 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी कंडीशन अमेजिंग लग रही है। मतलब ये अपने स्केड्यूल से ज्यादा ही आगे लग रहे हैं। लुकिंग क्रेजी कंडीशन, वास्कुलैरिटी अच्छी पता लगी हो, मसल फुलनेस जो ये कैरी कर रहे हैं। मतलब हमें लग रहा था कि रेस्ट ले रहे हैं और बार बार ना शोज को ये डिनाई कर देते थे, डिफाई कर देते थे कि अब मैं कंपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे नाम देते थे और कंपीट नहीं करते थे। उसके बाद लग नहीं रहा था कि इस तरीके से ये आने वाले हैं। बट यस, अब इनकी इस अपडेट को देखकर जो ये कुवैत में ट्रेन कर रहे हैं गाइस, ऑक्सीजन जिम में, यहाँ पर इनको देखकर एब्सोल्युटली ये बिलीव हो रहा है कि बहुत ही जबरदस्त पैकेज ये लेकर आने वाले हैं। क्योंकि वास्कुलैरिटी और फुलनेस, मैन आई थिंक मैंने इनको इतना वास्कुलर और इतनी ज्यादा फुलनेस कैरी करता वो इतने शो से पहले नहीं देखा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, एक बहुत ही अच्छा पैकेज हमें इनका देखने को मिलेगा। और दुबई प्रो में सबके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ये खड़ा कर देंगे। आई थिंक इनको बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब एंड्रू जैक भी बैकआउट कर चुके हैं इस शो से। अभी उनकी बात भी करेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट में। बट अभी के लिए तो नेक्स्ट जीरा की बात करते हैं गाइस। हमें लग रहा था ये टाइम पास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट ही वॉज वर्किंग, ही वॉज साइलेंटली वर्किंग। और अभी इस अपडेट को देखे ना, इन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं, लोगों को साइलेंट कर दिया है। द वे ही इज लुकिंग, ही इज गोइंग टू डू इट गाइस। और सच में अब मेरे माइंड में एक चीज आई इस अपडेट को बनाते हुए कि नेक्सिला कैन बी द की। अब आप इस बारे में सोचो, थोड़ा ध्यान लगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। नेक्सिला कैन एक्चुअली बी द की गाइस टू चेंज एवरीथिंग। मतलब मिस्टर ओलंपिया में जो इस वक्त हो रहा है ना गाइस, जिस तरह से पूरा एक एस्थेटिक्स की तरफ, एक शेप्स की तरफ बॉडी बिल्डिंग जा रही है, उस चीज को चेंज करने के लिए नेक्सिला एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं। अगर नेक्सिला बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैन, अच्छे से परफॉर्म करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को यकीनी तौर पे एक्चुअल में करने के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जब फ्रीक्स आके खड़े होंगे ना मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर, तब बात एक अलग ही होगी। कार्लोस थॉमस जूनियर, गुड वीटो, नेक्सिला, निक वॉकर, जब ये सारे एथलीट्स जो मास मास्टर हैं, जो फ्रीक्स दिखते हैं ना, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग को, बिल्कुल एक्चुअल में ओपन बॉडी बिल्डिंग को डिफाइन करते हैं, ये सारे लोग अपनी कंडीशन के साथ, इनसेन कंडीशन के साथ, अपने फ्रीक फैक्टर के साथ स्टेज पे खड़े होंगे, तो फिर एक शेप वाली एस्थेटिक वाली एरा जो कि कम साइज के साथ चल रही है, अभी उस तरीके से नहीं चल रही, सॉफ्टनेस के साथ चल रही है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक टायर फिर से चेंज हो सकता है, वो सर्कल फिर से चेंज हो सकता है। एब्सोल्युटली मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ गाइस। अब आप इस चीज को इस तरह भी देखो कि अगर न्यूयॉर्क प्रो में नेक्सिला होते और मार्टिन फिट्जवाटर भी होते, तो क्या आपको लगता है निक वॉकर से वहां हमें मार्टिन की बैटल देखने को मिलती, या फिर निक वॉकर से हमें बैटल देखने को मिलती नेक्सिला की? दो फ्रीक्स की जजेस क्या पसंद करते और क्या चीज हमारे सामने होती, वही है गाइस कि इस वक्त ना कोई ऐसा निक वॉकर जैसा फ्रीक फैक्टर वाला बॉडी बिल्डर इस क्रेजी कंडीशन के साथ नहीं है। इस वक्त एस्थेटिक शेप को लेके जाया जा रहा है, इसीलिए बिकॉज सैमसन डॉटा हो गए, एंड्रू जैक हो गए, मार्टिन फिट्जवाटर, डेरेक लंसफोर्ड, ये सब एक अलग ही चीज लेके आ रहे हैं। ऐसे 3-4 बॉडी बिल्डर जब आएंगे ना एक जबरदस्त मास के साथ, वो पेपर थिन स्किन के साथ जो पुराने टाइम में होती थी, क्रेजी मसल्स के साथ जो बिल्कुल अनडिनाइबल लगते थे, जिनको देखकर सीट्स भरी जाती थी, लोग टिकट्स बाय करते थे उन चीजों को देखने के लिए, बिकॉज वो यकीन नहीं कर पाते थे कि इस तरह की मसल मास भी कोई कैरी कर रहा होगा इस फ्रेम के ऊपर। तब वो चीज वापस आएगी। और एक्चुअल में मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि ये लोग ये चीज कर सकते हैं। बट वही मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि नेक्सिला का इस चीज के लिए अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दुबई प्रो में अभी भी बहुत टाइम है गाइस, मतलब 8 वीक्स में तो ये बहुत जबरदस्त कंडीशन करके आ जाएंगे। द फुलनेस इज क्रेजी, कंडीशन इज क्रेजी, वास्कुलैरिटी इज क्रेजी। और सच में गाइस, वी डोंट वांट एस्थेटिक्स, हमें एस्थेटिक्स नहीं चाहिए भाई, एटलीस्ट नॉट इन ओपन। उसके लिए मेंस फिजिक है, क्लासिक डिवीजन है, वहां एस्थेटिक्स चलेंगे। यहाँ फ्रीक फैक्टर के साथ कंडीशन चाहिए, पेपर थिन स्किन के साथ। इट्स ओपन फॉर अ रीजन, किसी रीजन से ही ये डिवीजन बनाएगा जहां वेट की लिमिट नहीं है। अपने आप को मैक्सिमम पुश करो, मैक्सिमम साइज के साथ आओ और फिर डिफाइन करो ओपन बॉडी बिल्डिंग को, जहां पे आप 240-245 पाउंड्स मैक्स पे अपने आप को लिमिट नहीं करोगे, बल्कि और ज्यादा मसल लेके आओगे उस रिस्क के साथ। देखो इतना ज्यादा रिवॉर्ड इस कैटेगरी में है क्यों? एक रीजन ये है इस कैटेगरी में इतने ज्यादा रिवॉर्ड होने का, वो ये कि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इन लोगों को गियर्स यूज करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इन लोगों को अपने आप को पुश करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क है। अब मैं देखो इस बारे में दूसरी चीज में नहीं जाना चाहता कि हेल्थ रिस्क तो बंद कर देना चाहिए, वो एक अलग ही चीज है। अब अगर चल रहा है, अगर इतने ज्यादा इसमें प्राइज मनी है, देखो क्लासिक डिवीजन में गाइस $50,000 प्राइज मनी था, यहाँ पर कितना था 400,000। तो भाई अगर इतना प्राइज मनी
दे रहे हैं तो वो कुछ चाहेंगे भी ना। अब अगर कुछ वो चाह रहे हैं तो मैन उस तरह से फ्रीक फैक्टर, उस तरह से रिस्क, उस तरह से खुद को पुश तो करके आओ। 240-245 पाउंड्स पर खुद को लिमिट कर दोगे तो वो चीज कहाँ दिखेगी। तो वही है गाइस, अगर इस चीज को चेंज करना है तो ऐसे ही फ्रीक्स को क्रेजी कंडीशन, क्रेजी वैस्कुलैरिटी के साथ स्टेज पर दिखना होगा और तब जाके शायद चीजें चेंज होंगी, नहीं तो अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा इस चीज के होने का बिल्कुल भी। बाकी नेक्स्टजिला के साइड पोजेस हमें पता है वैसे ही एब्सोल्युटली क्रेजी हैं, बहुत ज्यादा मसल मास इनकी दिखती है, चेस्ट इनका बहुत ज्यादा थिकनेस कैरी करता है, आर्म्स भी देख लो आप कितने ज्यादा ह्यूज इनके लग रहे हैं, इन्होंने डेफिनेटली इसमें मास पुट ऑन करी है। लेग्स तो इनके मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी डाउन साइज हो या फिर इनको ये इंप्रूव भी करें, अब लेग्स में इनको और ज्यादा मसल मास नहीं चाहिए, नहीं तो जो डिस्प्रपोर्शन वाली चीज है वो और ज्यादा इनके लिए बढ़ जाएगी। बाकी शोल्डर्स में यस डेफिनेटली गाइस मैं सोचता हूँ कि इनको शोल्डर्स में मास की जरूरत है, ये विथ थोड़ी सी लैक करते हैं तो विथ इनको वो चाहिए और उसके बाद एक थोड़ा सा कंप्लीटनेस और इनकी फिजिक में आएगी, वो प्रोपोर्शंस इस तरह से जो अभी बहुत ज्यादा आउट लगते हैं उस तरह से नहीं लगेंगे, तो इनको इन चीजों को करना पड़ेगा। बट यस गाइस डेफिनेटली ही इज मेकिंग प्रोग्रेस और बहुत अच्छी फिजिक अपडेट ये हमें देखने को मिली है इनकी नेक्स्टजिला की। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस उर्स केल्सिंस्की की। और उर्स इस वक्त गाइस, इस वक्त क्या मतलब हर वक्त ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, कभी वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी वो हमें दिखते हैं मार्कस रॉयल के साथ ट्रेन करते हुए, कभी ब्रांच वॉरेन के साथ, कभी सैमसन लॉडा के साथ या फिर कभी क्रिस बमस्टेड के साथ। मतलब इनको पसंद है ट्रैवल कर करके अलग अलग माइंड्स के साथ ट्रेन करना, उनके ट्रेनिंग मेथड्स को लर्न करना, और ये बहुत अच्छी चीज है गाइस। मतलब उसको देख के एक वो पता लगता है कि यस ही वांट्स टू लर्न, बट साथ में गाइस आई डोंट नो व्हाई ही इज सो कंडीशन, मतलब इतने ज्यादा कंडीशन अभी इस पॉइंट पर देखो, पिट्सबर्ग प्रो में चलो थे, अब उसके बाद भी आई थिंक 2 वीक्स हो गए उस बात को, राइट, उसके बाद भी इतनी कंडीशनिंग कैरी कर रहे हैं, तो हो ना हो दुबई प्रो में मुझे डेफिनेटली लगता है ये कंपीट करने वाले गाइस। अभी तक देखो नाम किसी ने ऑफिशियली दिया नहीं है किसी बड़े एथलीट ने, लेकिन हाँ क्लासिक फिजिक वहां पर होगी तो उर्स डेफिनेटली वहां पर उतरेंगे। बाकी सर्टेनली गाइस जैसे अभी ये यहाँ पर लग रहा है फुलनेस के साथ, कंडीशनिंग के साथ, दिस इज उर्स एट हिज बेस्ट। ये कंडीशनिंग हमें स्टेज पे चाहिए, ये फुलनेस चाहिए, ये फुलनेस अपनी लैक कर देते हैं कहीं ना कहीं जब भी स्टेज पे आते हैं। देखो वेट कैप की लिमिट ही कुछ ऐसी है क्लासिक डिवीजन में जो इनको काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देती है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, उर्स का क्लासिक फिजिक डिवीजन में अब आपको कुछ होता हुआ लग रहा है, मतलब ये थर्ड आ चुके हैं 2 बार, अब इससे ऊपर ही आपको प्लेस होते हुए दिख रहे हैं। ऑनेस्ट रहना बिल्कुल इस बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बताऊंगा कि अब इसके ऊपर मुझे नहीं लगता उर्स का कुछ होने वाला है। थर्ड इज द बेस्ट ही कुड हैव प्लेस्ड, मतलब वेस्ली विजर्स हैं गाइस, रमॉन डीनो है, एवरीवन इज देयर आफ्टर द टाइटल, मतलब जो क्रिस के बाद इस लाइन में लगे हैं कि क्रिस हटेंगे तो हम में से कोई आएगा। उसके बाद एवरी ईयर गाइस, हर एक साल नए नए लोग आ रहे हैं बहुत ही क्रेजी फिजिक लेके, बहुत ही इंसेन फिजिक लेके, जिनसे आप कंपीट नहीं कर सकते। अब देखो ऐसा टाइम आ गया है कि आप थर्ड प्लेस हुए 2 बार, उसके बाद अपनी प्लेसिंग में आप खिसकते चले गए, और यही होना है गाइस, क्योंकि एक से एक स्ट्रक्चर लेके दुनिया में ना लोग रह रहे हैं, और वो जब आएंगे ना तो हर किसी के साथ यही होना है। क्रिस जैसी फिजिक, क्रिस जैसी लेगेसी क्लासिक डिवीजन में आई रियली डोंट थिंक कोई भी बना पाएगा, क्योंकि अब चीजें बहुत चेंज होनी है। क्रिस उस टाइम पे देगा जब ऐसी फिजिक इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होनी थी, उस टाइम पे उन्होंने ऐसी फिजिक लाके खड़ी कर दी, वो कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते गए। लेकिन अब तो मैन इस लेवल का कोई दिख ही नहीं रहा जो क्रिस के बाद ऐसी लेगेसी बना पाए कि 4-5 टाइटल दोबारा बैक टू बैक जीत जाए। हर बार हमें चेंज होता हुआ दिखेगा चैंपियन, अगर क्रिस बमस्टेड हट जाते तो, या फिर 2 साल मैक्स टू मैक्स, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई भी टाइटल को डिफेंड कर पाएगा। बाकी उर्स केल्सिंस्की से इस बारे में पूछा भी गया था अभी रिसेंटली कि वो ओपन डिवीजन में मूव करने का प्लान कर रहे हैं, क्या उन्होंने मूव करने के बारे में सोचा है, तो इस बारे में उसने कहा कि मैं भी इस बारे में सोचूंगा, लेकिन यस उससे पहले गाइस मुझे कुछ प्रूव करना है इस डिवीजन में। तो वही है गाइस, जैसे डेरेक ने भी अपने आप को प्रूव करा उसके बाद मूव करे, कियान पियर्सन का भी यही कहना है कि वो अपने आप को प्रूव करेंगे तभी मूव करेंगे। एक टाइम पे फ्लेक्स लुइस ने भी यही बोला कि कई सारे टाइटल जीतने के बाद गाइस तब उन्होंने मूव करने का डिसाइड करा था। तो यही है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप ऐसे मूव मत करो, कुछ अचीव करो और उसके बाद मूव करो। लेकिन यस ये भी एक पक्की बात है कि उर्स का यहाँ पर और ज्यादा कुछ होने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है गाइस। आई थिंक इट्स टाइम गाइस, जब उर्स केल्सिंस्की 212 से जो भी मूव है ना ओपन में, उन सबको एक्चुअल में बताया कि भाई देखो एक्चुअल एस्थेटिक्स, एक्चुअल शेप, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। जो आप ओपन डिवीजन को डोमिनेट कर रहे हो ना अपने 212 के स्ट्रक्चर के साथ, शेप के साथ, अब देखो आपको एक्चुअल एस्थेटिक में दिखाऊंगा, एक्चुअल क्लासिक लुक दिखाऊंगा मैं मास्क के साथ, और ये बिल्कुल ही एक रुख चेंज कर देगा इस, विद इनसेन कंडीशनिंग, विद इनसेन वैक्यूम एंड एवरीथिंग। डू यू नॉट थिंक अगर रमॉन हो गए, उर्स हो गए, माइकल डबूल हो गए, ऐसे पील लाने वाले लोग, ऐसे क्लासिक स्ट्रक्चर या फिर क्लासिक में खुद को पुश करने वाले लोग ओपन डिवीजन में आ गए तो कितना जबरदस्त धमाका कर देंगे। मतलब नॉट इवन 270 गाइस, 250 पाउंड, 260 पाउंड पर भी ये लोग आ गए ना, दे विल लुक क्रेजी। अभी देखो इस वक्त 250-255 पाउंड के आसपास है रमॉन डीनो, और कितने ज्यादा फुलर वो लग रहा है। यही फुलनेस गाइस क्रेजी कंडीशन के साथ अगर 15-20 पाउंड खुद को और पुश करें और लीन डाउन होकर इसी वेट पर जो अभी करेंटली होल्ड कर रहे हैं, इस फुलनेस के साथ खुद को श्रेडिड करके स्टेज पर ले आए, कितना जबरदस्त पैकेज होगा वो, कितने ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे रमॉन डीनो और उर्स केल्सिंस्की। और गाइस इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि दोनों का ही फ्रेम बहुत
ज्यादा ना ग्रो करना चाहता है। आप देखते हो जैसे ही ऑफ सीजन में जाते हैं उर्स भी कैसे ये बिगर हो जाते हैं, बल्कि साइड पे हो जाते हैं, इनका फेस भी फुल हो जाता है। और इसी तरीके से गाइस रामोंडिनो देख लो आप कितनी ज्यादा फुलनेस इस वक्त कैरी करते हुए हमें दिख रहा है। अब देखो वही बात है ना, आपको फ्रीक्स तो चाहिए नहीं, यस आपको मास मास्टर्स तो चाहिए ही, तो भाई एस्थेटिक्स चाहिए तो एक्चुअल वाला एस्थेटिक्स लो ना, जहां एक्चुअल एस्थेटिक्स आपको मिलते हैं क्लासिक डिवीजन में। बियॉन्ड जैसे एस्थेटिक्स चाहिए, रामोंडिनो चाहिए, उस कैल्सिस की चाहिए, वेस्ली विजर्स चाहिए, तो भाई उनको बुलाओ ना, आपको वो बताइए कि असली एस्थेटिक्स कंडीशन के साथ क्रेजी पील लाने के साथ कैसे होते हैं, जहां आप सॉफ्ट नहीं आते बिल्कुल भी, ना आपके आर्म सॉफ्ट लगेंगे ना आपके कंडीशन सॉफ्ट लगेगी, कुछ भी नहीं। क्रेजी लेवल पर खुद को पुश करके ऐसी डाइट करके आते हैं, ऐसे पील होकर आते हैं ना, बिल्कुल स्टमक इनका कमर को लग रहा होता है। तो गाइस इस तरह के एथलीट्स चाहिए फिर हमें ओपन डिवीजन में। बाकी आप बताओ मेरी ओपिनियन आपको कैसी लगी और उसका पैकेज देख के आपको कैसा लग रहा है। एनीवेज अब अगर चलेंगे गाइस नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है एंड्रू जैक के बारे में, और इनके तो नाम में ही जैक डे, और वो इसी रीजन से गाइस आई थिंक अब ये अपने नाम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये है 11 वीक्स आउट। यस गाइस इन्होंने दुबई प्रो में जो कंपीट करने का प्लान था ना, उसे पूरी तरह से निष्कासित कर दिया। अब ये तो देखो बिग बॉस की लैंग्वेज आ गई आई थिंक, बट यस पूरी तरह से इन्होंने डिनाई कर दिया कि वहाँ मैं कंपीट नहीं करूँगा। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि जब एंड्रू जैक जैसा एथलीट कभी ऑफ सीजन लेता है, और ऑफ सीजन भी जब वो लेता है तो इतनी जल्दी इतने अच्छे से मसल मास गेन करने लग जाता है। तो अब इस चीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहते एंड्रू जैक, और पूरी तरह से इसको कैश करना चाहते हैं, और वही चीज़ ये कर रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा मैसिव ये लग रहा है अपनी अपडेट्स में, खास तौर पे आपने पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में भी देखा होगा इनको कितनी ज़्यादा मसल मास ये कैरी कर रहे थे। और डेफिनेटली गाइस मैं देखता हूँ इनको बिल्कुल ही टाइट चेंज करते हुए मिस्टर ओलंपिया में, ये कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं, ये टॉप 5 तो आ चुके हैं। अब इसके ऊपर ये कहाँ पर जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यस डेफिनेटली ये पूरा दम रखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी जीत जाएं, डायरेक्ट को भी बीट कर दें, सेकंड पर आ जाएं, थर्ड पर आ जाएं, फोर्थ पर आ जाएं, फिफ्थ पर आ जाएं, कहीं पर भी गाइस। मतलब ये मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग भी, जिस तरह से अपनी फिजिक को ये इंप्रूव कर रहे हैं। और देखो अपने 8 वीक्स आउट होते तो अभी तक ये प्रेप स्टार्ट कर चुके होते, तो अब ये 11 वीक्स आउट का जो पीरियड है ना, इसका मतलब 2-3 वीक्स ही और ऑफ सीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, मसल मास गेन कर सकते हैं, और ज़्यादा अपने लैट्स पे वर्क कर सकते हैं, अपनी थिकनेस पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे टेक्सास प्रो के लिए, एंड देन फिर हमें दिखेंगे एंड्रू जैक कंपीट करते हुए और एक ही बार में क्वालिफाई करते हुए मिस्टर ओलंपिया के लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताओ कि क्या ये एक बैठे हैं डायरेक्ट को बीट करने के लिए, क्या ये वो एथलीट होंगे जो डायरेक्ट को बीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे तो यही लगता है, और बाकी वैसे दूसरे नाम्स भी है जो मुझे लगते हैं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस बारे में। एनीवेज गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस क्विंटन बीस्टवुड के बारे में। और क्विंटन बीस्टवुड गाइस इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज अब ये कंपीट करने वाले हैं टोरंटो प्रो में, और जैसी इनकी परफॉर्मेंस रही है ना मैन यहाँ पर, मतलब न्यूयॉर्क प्रो में लोग इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्ड पे आना, फोर्थ आना, फिफ्थ आना। मैं तो देखा आई थिंक 5th या 6th पर इनको प्रेडिक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ऐसी कोई खतरनाक पैकेज ये नहीं लाने वाले। लास्ट की इनकी अपडेट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। बाकी उस चीज़ से निराश होते हुए इन्होंने एक पोस्ट भी डाला था जहाँ पर ये अपनी गलती मान रहे थे। फिर मैट जैनसन ने भी एक पोस्ट डाला कि हाँ हमसे गलती हो गई है और हमने कुछ ना कुछ चीज़ें सही तरह से इवैल्यूएट नहीं करी। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एज अ कोच कि जो भी इनके साथ हुआ, जैसा पैकेज ये लेकर आए थे। बिकॉज गाइस टू बी ऑनेस्ट क्विंटन बीस्टवुड 2 साल का गैप लेने के बाद, पौने 2 साल का गैप लेने के बाद बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेड था कि अच्छी मसल मास ये लेके आएंगे, अच्छे से इंप्रूव पैकेज ये लेके आएंगे। और ऑनेस्टली गाइस जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपडेट्स डालनी स्टार्ट करी थी तब ये लग भी रहे थे इस तरीके से, अच्छी मसल मास होल्ड करते हुए लग रहे थे, अच्छा पैकेज होल्ड करते हुए लग रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे शो करीब आता गया ना, वैसे वैसे इनकी सारी मसल मास ये लूज करते चले गए। तो इसके बारे में गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से मैट जैनसन ने वही करा, इनको निक वॉकर की तरह पुश करा, बिल्कुल जबरदस्त क्रेजी कंडीशन लाने के लिए। और इतना ज़्यादा पुश करने की वजह से ना, देखो क्विंटन बीस्टवुड के पास वो अभी मसल मैच्योरिटी नहीं है, उनके वो मसल उस तरह से सीजन नहीं हुए हैं। और देखो हैनी रैम्बो और डेरेक लैंसफोर्ड का मैं एग्जांपल लें तो डेरेक के बारे में हैनी ने यही बोला था कि नए मसल जो है अभी इनके वो सीजन होने में टाइम लगेगा, उसके बाद इनके फ्रेम पर मसल मैच्योरिटी आएगी और वो मसल रुकेंगे। इसीलिए आई थिंक फर्स्ट टाइम, जब वेरी फर्स्ट टाइम में ओपन डिवीजन में डायरेक्ट ने कंपीट करा था, तो हैनी रैम्बो ने उनको इतना ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग पुश नहीं करा था, बिकॉज उनको पता था अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसल मास अपनी लूज कर देंगे। और आई थिंक यही एक है कि वो सेकंड टाइम उनको अच्छे से पुश करके लाए, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत सारी कमी छोड़ी। देखो सेकंड टाइम भी पुश करने में अच्छी खासी मसल मास वो लूज कर चुके थे, मतलब लेग्स में तो काफी डाउन साइज वो ऑलरेडी लगी रहते, राइट। लेकिन क्विंटन के साथ वही हुआ जो मैट को भी सोचना चाहिए था, क्योंकि क्विंटन को भी मैट ने बिल्कुल क्रेजी कंडीशन, क्रेजी पील लाने के लिए, निक वॉकर जैसा लाने के लिए वैसे ही पुश करा। अब देखो निक के पास है मसल मैच्योरिटी, वो मसल काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, ये सारा थोड़ा सा वो ऐड करते हैं उसको भी काफी टाइम सीजन कर देते हैं। लेकिन क्विंटन के पास अभी पौने 2 साल में पिछले जो भी मसल मास ऐड हुई है वो सारी वो लूज कर गए गाइस। मतलब स्टेज पे जब वो आए ना, तो आई थिंक वो स्मॉलर थे, अगर स्मॉलर नहीं बोलोगे तो अपनी पौने 2 साल पहले जब वो कंपीट करते थे बिल्कुल वैसा ही पैकेज लेके आए थे, उसी मसल मास के साथ थे। यस कोई एरिया था जहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रही थी, बट नो
मैन। इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ बीइंग बिगर, ये कहीं पे भी नहीं लग रहे थे। और अपने लेग्स में, अपनी हैमस्ट्रिंग में काफी लैग करते हुए हमें दिखे। आर्म्स यस इनके ग्रो करे हैं, बट उसके बाद गाइस जो एक हाइट है ना इनकी, उस हिसाब से जैसे इनको फुल करना अपना फ्रेम, वैसे ही अपडेट्स में लग रहे थे स्टार्टिंग की। उसके बाद ये ऐसे नहीं लगे, बिल्कुल ही डिफरेंट पैकेज हमें देखने को मिला इनका। एनीवेज अब हमें लगा था कि यहाँ न्यूयॉर्क प्रो के बाद ये थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा गैप लेंगे, उस मसल मास को दोबारा से रिकवर करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज 2 साल, पौने 2 साल की मेहनत आपकी जब पानी में चली जाए ना, मतलब आप मसल मास गेन करना गाइस, इवन इफ यू आर ऑन पीडीज, इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने करी होगी और अब वो सारी चली गई। तो क्या ये स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करेंगे? बट नहीं गाइस, ये अब कंपीट करने वाले हैं टोरंटो प्रो में, और ये पूरी तरह से सर्टेन है कि इस बार मुझे क्वालिफाई करना है। इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दी एक और शो डिसाइड कर लिया है, और उस शो के लिए गाइस अब ये प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पर इनका मुकाबला होगा हसन मुस्तफा से, और आई डोंट नो हु एल्स इज गोइंग टू कम्पीट ओवर दिया। बट इन्होंने अपनी अपडेट में यही बताया कि 15 पाउंड ये शो से लेके अब तक ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। इनका फ्रेम ऑलरेडी फुलर साइड पर है, 15 पाउंड ज्यादा। तो अब देखते हैं मैन यहाँ पर ये कैसे कंपीट करते हैं और कैसा पैकेज लाते हैं। बिकॉज 6th आए हैं आई थिंक यहाँ न्यूयॉर्क प्रो में, ये जो कि बहुत अच्छा पैकेज नहीं है, बहुत ही निराश कर देने वाला है। और आई थिंक यही रीजन है गाइस कि माइलोस सैमसन डॉडो को कभी भी इतना फील्ड नहीं लाते। बिकॉज देखो सैमसन एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूज हैं, बहुत अच्छी मसल मास कैरी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी गाइस अभी भी उनको और मसल मास चाहिए, जिस हिसाब से उनकी हाइट है, जिस हिसाब से उनका फ्रेम है। और अगर यहाँ पर ही वो उनको क्रेजी कंडीशन, क्रेजी फील्ड लाने का ट्राई करने लगे ना, माइलोस को भी पता होगा, तो वो अपना एक्स फैक्टर, वो अपना वाव फैक्टर, वो अपना जो फुलनेस वाला एस्पेक्ट होता है ना, राउंडनेस जो उनके मसल्स में दिखती है, वो लूज कर देंगे। और इसीलिए वो इस तरह से उनको पुश नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कुछ चीज़ें ना अब साथ में जुड़ रही हैं और हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, और हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बट एनीवेज देखते हैं क्विंटन अब किस तरह का पैकेज लाते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ फिर से इनको देखने के लिए, लेकिन हाँ इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही गाइस, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी अजीब सी परफॉर्मेंस रहेगी। एनीवेज गाइस अब बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रीगन ग्राइम्स की, और रीगन ग्राइम्स इज टेकिंग अगेन सम टाइम ऑफ। अब देखो रीगन को पता लग गया कि भाई इस साल दोबारा से कई सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो वापस आ रहे हैं। और लास्ट ईयर मैं कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया, मतलब टॉप 10 क्रैक कर लिया था, मैं गलत नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन गाइस आपको पता है कितने सारे एथलीट कंपीट नहीं कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट गाइस वो रीगन का फिर से बेस्ट पैकेज नहीं था। मसल मास डेफिनेटली इन्होंने इंक्रीज करी थी, बिगर ये ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद भी ये और भी ज़्यादा मसल मास कैरी कर सकते थे। मतलब रीगन ग्राइम्स के बारे में ना सिंपली यही बोला जाता है कि अगर इनको निक वॉकर जैसा माइंडसेट मिल जाए, अगर ये अपना माइंडसेट उस तरह से कर लें जैसे निक का है, डेफिनेटली ही विल बी मिस्टर ओलंपिया। बिकॉज इस तरह का शेप ये कैरी करते हैं, इस तरह की पूरी पर्सनैलिटी ये कैरी करते हैं, लेकिन वही है इस तरह से सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेके। अभी कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद समथिंग। अभी मतलब इन्होंने ना जे कटर के पॉडकास्ट में आके ये सारी बात करी थी, जब ये बात खुली है, इन्होंने ये बताया कि ही इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद समथिंग। इनको हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आ रहा हो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, ये उस तरह से ट्रेन नहीं कर पाते। तो वहाँ पर जे ने इनकी क्लास भी ली कि भाई कब चीज़ें स्मूथ होंगी, कभी भी नहीं होंगी, लाइफ इसी तरह से चलती है एंड यू विल हैव टू गेट ऑन विद इट। तो इन्होंने ये भी बताया बाकी कि अभी इनकी फैमिली स्टार्ट हुई है और इनको बेबी होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, और उसके बाद भी टॉप 6 क्रैक करने के लिए अपने पैकेज को अभी भी नहीं देखते हैं। तो अभी भी ये 15 पाउंड तक मसल अपने फ्रेम पर ऐड करना चाहते हैं, और उसके लिए काफ़ी ऑफ टाइम लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लास्ट में अब कंपीट करने का इन्होंने बताया कि अब मैं हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लास्ट में कंपीट करूँ, उससे पहले तो मेरा कंपीट करने का कोई प्लान नहीं है, और मैं पूरी तरह से इस ऑफ सीजन पे जाऊँगा, अपनी फैमिली पर भी ध्यान दूंगा, इन चीज़ों पर भी। तो पता नहीं किस तरह की, मतलब मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। काफ़ी देखो एक तरह से अगर देखा जाए इंप्रूवमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा फोकस हो, इतने ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना अपनी ये जिस तरह से बातें कर रहे थे, लगा नहीं कि ये बिल्कुल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस वक्त। तो एनीवेज आई होप ये हमें कंपीट करते हुए दोबारा दिखें और एक तरह से फोकस के साथ दिखें, मेंटालिटी के साथ दिखें, जो चाहिए एज अ चैंपियन टू बी अ चैंपियन। बाकी एनीवेज गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर मुझे अपनी राय बताओ कि आपको मेरी ओपिनियन हर एक एथलीट के बारे में जिस तरह से मैं दे रहा हूँ डिटेल में कैसी लग रही हो, और किस एथलीट को आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो या किसके बारे में मुझे बात करते हुए देखना चाहते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप उसके पोस्ट शेयर कर सकते हो, बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन इज अ नेम। थैंक यू, बाय बाय।